एक मोहब्बत सो अफसाने में खुशामदीद। पेशे खिदमत है मुंशी प्रेमचंद का अफसाना माँ का दिल। क्या कहूँ बहू, जब से ब्रिजमोहन का ब्याह हुआ उस वक्त से उसकी तो जैसे काया ही पलट गई है। ब्याह से पहले मेरे पास घंटों बैठता था, अपना दुख सुख कहता था, हर बात में मेरी सलाह लेता था, मगर जब से ब्याह हुआ तब से ये सारी बातें ख्वाब सी हो गई हैं। मैंने किस चाह से ब्याह किया था? मैं सोचती थी कि दोनों की जोड़ी देखकर मैं आंखें ठंडी करूंगी। मैं ये नहीं जानती थी कि अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मार रही हूँ। बहू, आजकल कुछ हवा ही ऐसी चल गई है कि मर्द जोरों के गुलाम हो जाते हैं। माँ बाप को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। जब देखो लाडली का दामन पकड़े बैठे हैं। ये कलयुग है, इसमें जो ना हो सो थोड़ा है। आजकल की लड़कियां ऐसी चहेती होती हैं कि अपने मर्द पर जादू डाल देती हैं, बस वो उन्हीं के कहने पर चलता है। शाम का वक्त है। एक कमरे में दो उधेड़ उम्र औरतें बैठी ये बातें कर रही हैं कि ठीक उस वक्त एक नौजवान औरत जरा घूंघट निकाले उस जगह आई। उसे देखकर दोनों उधेड़ उम्र औरतों में से एक ने मुंह पर उंगली रखकर दूसरी की तरफ इशारा किया। दूसरी औरत कुछ कहना ही चाहती थी, मगर उसके इशारा करने से चुप हो गई। नौजवान औरत ने इशारा करने वाली से पूछा, माँ जी, आज खाने को क्या बनेगा? माँ मुंह फुलाकर बोली, मैं क्या जानूं, जो तेरा जी चाहे बना, अपने आदमी से पूछ ले। अपने आदमी से पूछने का मतलब था अपने शोहर से पूछ ले। नौजवान औरत ने कुछ देर चुप रहकर कहा, तुम्हारा जो खाने को दिल चाहे वो मैं बनाऊं? उधेड़ उम्र की औरत जरा रूखे तबस्सुम के साथ बोली, मेरा दिल अब किस चीज़ में रहा, मैं तो बहुत खा पी चुकी, मुझे तो अब पेट भरना है। अब तुम्हारा राज है, जो जी चाहे वो बनाओ खाओ। ये कहकर उस अधेड़ उम्र औरत ने दूसरी उधेड़ उम्र औरत की तरफ एक मानी खेज निगाह डाली। दूसरी ने लंबी सांस लेकर गर्दन झुका ली। नौजवान औरत कुछ देर तक खामोश खड़ी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां से चली गई। उसके चले जाने पर पहली औरत यानी ब्रिजमोहन की माँ बोली, देखा, मुझसे पूछती है क्या खाओगी। दूसरी औरत ने कहा, तो इसमें कोई वैसी बात नहीं, घर के बड़े बूढ़ों से तो पूछा ही जाता है। ब्रिजमोहन की माँ पेशानी पर हाथ रखकर बोली, हे भगवान, बहू तू अब से ठा गई। अजी इसमें भी चाल है। मैं कुछ कह देती, बस झट खसम से जाकर कहती कि वो ये खाएंगी, वो खाएंगी। उनकी जुबान पिसर पिसर करती रहती है वगैरह वगैरह, मालूम नहीं और क्या क्या जड़ती। इसीलिए तो मैंने कह दिया कि जो तुम्हारा जी चाहे बनाओ खाओ। और बहू, सच्ची बात तो ये है कि हम तुमने बहुत खा पी लिया है, वो आजकल के आदमियों को देखने को भी नसीब नहीं हो सकता। दूसरी ने कहा, राम राम, वो बातें कहाँ। ब्रिजमोहन लाल अपने कमरे में कपड़े तब्दील कर रहा था। उसी वक्त उसकी बीवी कमरे में दाखिल हुई। बीवी को देखकर ब्रिजमोहन जरा मुस्कुराकर बोला, खाना तैयार है? मनोरमा ने धीमे लहजे में जवाब दिया, तैयार है। ब्रिजमोहन ने पूछा, आज क्या बना है? मनोरमा मुंह भारी करके बोली, जो बनना था वही बना है। ब्रिजमोहन लाल थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर जरा संजीदगी के अंदाज से बोला, आज तुम कुछ उदास मालूम होती हो, क्या बात है? मनोरमा चुप रही। ब्रिजमोहन ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? मनोरमा चिल्लाने के लहजे में बोली, अम्मा जी का सलूक दिन ब दिन रूखा होता जा रहा है। आज पड़ोस के बसंत कुमार की माँ आई थी, उनसे तन्हाई में बैठकर मालूम नहीं क्या क्या खुसर फुसर कर रही थी। मैंने जाकर पूछा, आज खाने को क्या बनेगा? बोली, खसम से पूछ लो, मेरा राज तो गया, अब तुम्हारा राज है, जो चाहो बनाओ खाओ वगैरह वगैरह, और मालूम नहीं क्या क्या कहा। मुझे यूं तो कुछ बुरा ना लगता, वो रोज ही दो चार बातें कहती ही रहती हैं, मगर आज एक बाहर की औरत के सामने उन्होंने ये बातें कही, वो अपने दिल में ना मालूम क्या कहेगी। अम्मा जी तो अब कुछ दुश्मनी सी करने पर आमादा रहती हैं। मनोरमा की बातें सुनकर ब्रिजमोहन के चेहरे की संजीदगी बढ़ गई। वो बड़ी देर तक चुपचाप बैठा सोचता रहा, फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, हाँ, मुझे भी उनके रूखे बर्ताव का एहसास हो रहा है। पहले वो मुझे इस कदर प्यार करती थी जितना कि एक माँ को करना चाहिए, मगर अब उनके उस सलूक में बहुत फर्क पड़ गया है। मनोरमा, ये तमाम बातें मेरी वजह से हैं। मालूम नहीं वो मुझसे क्यों जलती हैं, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मैं तो हर वक्त उनकी टहल खिदमत में लगी रहती हूँ, हर एक काम में उनकी इजाज़त ले लेती हूँ, फिर भी वो नाखुशी रहती हैं। ब्रिजमोहन, सास और बहू के दरमियान कभी मोहब्बत का सलूक नहीं रह सकता। सास और बहू में दुश्मनी रहना बिल्कुल कुदरती अमर है। मनोरमा, मगर जब मैं अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे उन्हें तकलीफ हो, तो फिर उसमें मेरा क्या कसूर? ब्रिजमोहन, जब इंसान के दिल में बुग़्ज़ व अनाद का बीज बोया जाता है, उस वक्त उसे ज़रा ज़रा सी बातों में नक्स और कसूर नजर आने लगते हैं।
अब सवाल सिर्फ ये है कि उनके दिल में तुम्हारी तरफ से बुग़्ज़ क्यों कर पैदा हुआ। मनोरमा: यही तो मैं भी सोचती हूँ कि आखिर इसका सबब क्या है। बृजमोहन जरा रूखे लहजे में: इसका सबब उनकी बेवकूफ़ी के सिवाय और क्या कहा जा सकता है। अच्छा, अब तुम खाना यहीं ले आओ। बृजमोहन लाल ने अपने कमरे ही में बैठकर खाना खाया। उस रोज़ वो अपनी माँ के पास तक नहीं गए। बृजमोहन लाल ब्याह से पेशतर अपना खाली वक्त, यानी जब तक वो घर में रहता था, माँ के पास बैठने उठने में गुजारता था। दोनों वक्त माँ के साथ खाना खाता था। रात को माँ के पलंग के पास पलंग बिछाकर सोता था। रात को जब तक जागता रहता था, माँ से तरह तरह की गुफ्तगू करता रहता था। अपना दुख सुख कहता और उनका सुनता था। हर एक काम शुरू करने से पेशतर उनका मशवरा लेता था। अगर कभी किसी वजह से माँ परेशान खातर या उदास होती थी या उसे कोई जिस्मानी तकलीफ होती थी तो बृजमोहन उनको खुश करने की, उनकी जिस्मानी तकलीफ को रफा करने की पूरी कोशिश करता था। अगर कभी किसी वजह से माँ का जी खाना खाने को नहीं चाहता था तो बृजमोहन उनको मुखातब करके कहता था, देखो माँ, जो तुम ना खाओगी तो मैं भी ना खाऊंगा। ये सुनकर माँ बेचैन हो जाती और जिस तरह बनता थोड़ा बहुत खाने की कोशिश करती थी। पहले बृजमोहन जो कुछ कमाता था लाकर माँ के हाथ पर रख देता था और जब कभी खर्च की ज़रूरत होती उससे मांग लिया करता था। मगर शादी के बाद उसकी फुर्सत के वक्त का बेशतर हिस्सा मनोरमा के साथ गुजरने लगा। जब बृजमोहन खाना खाने बैठता तो मनोरमा मारे मोहब्बत के खुद इसके पास जा बैठती और उसे खाना खिलाती। ऐसी हालत में माँ वहाँ किस तरह मौजूद रह सकती थी। अब वो जो कुछ कमा के लाता था उसमें से निस्फ माँ को देने लगा और निस्फ मनोरमा को। पहले बृजमोहन की सलाहकार और मशीर माँ थी, मगर अब उसकी जगह मनोरमा ने ले ली। हाँ, कभी कभी किसी बात में माँ की सलाह भी ले ली जाती थी, मगर अब माँ को जिस्मानी तकलीफ होती तो मामूली तौर से खिदमत गुजारी होती थी। उसमें वो पहली किसी मोहब्बत की गर्मी नहीं पाई जाती थी। अब अगर माँ किसी वजह से खाना नहीं खाती तो बृजमोहन लाल 2-1 बार पूछकर खुद खा लेता है। वो मोहब्बत के रस में शराबूर वाली बात ना रही कि देखो माँ, जो तुम ना खाओगी तो मैं भी ना खाऊंगा। इस वाक़या के अगले दिन बृजमोहन की माँ बसंत कुमार के घर गई। बसंत कुमार की माँ ने उसे बिठलाकर पूछा, कहो बहू, आज उदास क्यों हो। इंसान की ये खसलत है कि वो अपना दुख दर्द अपने दोस्तों से बयान करके अपने दिल का बोझ हल्का करता है। गैर तालीम याफ्ता लोगों में, बिलखुसूस औरतों में ये खसलत बहुत बड़ी चढ़ी होती है। वो अपना दुख सुख जब तक किसी से कहकर उसकी हमदर्दी हासिल नहीं कर लेती, उस वक्त तक उनके सीने पर बड़ा भारी बोझ लगा रहता है। बृजमोहन की माँ बसंत कुमार की माँ के पास इसी गरज से आई थी कि अपने दिल का दर्द उससे कहे। वो एक लंबी आह भरकर बोली, क्या कहूँ बहू, मेरे भाग फूट गए हैं। अब मेरा बृजमोहन मेरा नहीं रहा। हाय, अब मुझे ये ध्यान आता है कि बृजमोहन को मैंने इतने दुख उठाकर पाला, उसकी खातर दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, उसी का मुंह देख देख कर जीती रही। जब उसका बाप पुरलोक से धारा था उस वक्त मैंने उसको देखकर अपने दिल को धीरज दिया था। मैंने उनके मरने का दुख इस कदर नहीं माना था जितना कि मेरी जैसी बेवाओं को होना चाहिए। जब मैं ये सोचती हूँ कि जो बृजमोहन मेरे बगैर एक घड़ी भी नहीं रह सकता था, एक पल की जुदाई से बेकरार हो जाता था, जो बृजमोहन मुझे खिलाए बगैर नहीं खाता था, जो बृजमोहन मुझे तकलीफ में देखकर बेचैन हो जाता था, जो बृजमोहन रात दिन मेरे मुंह की तरफ देखा करता था, मेरी इजाज़त के बगैर छोटे से छोटा काम भी नहीं करता था। कहाँ तक गिनाऊं बहू, जो बृजमोहन हर तरह से मेरा बृजमोहन था अब वो पराया हो गया है। जब मुझे ख्याल आता है उस वक्त कलेजा में एक हूक सी उठती है। मुझ नगोड़ी ने अपना आप जला जला कर उसे पाला पोसा, आज मुझे एक पराए घर की छोकरी ने दूध की मक्खी की तरह अलग कर दिया। मेरे बृजमोहन को अपना बना लिया, मुझे गैर कर दिया। हाय। बसंत कुमार की माँ ने कहा, बहू ये तो सारी दुनिया में हो रहा है। माँ बाप कितने दुख सुख उठाकर बच्चों को पालते पोसते हैं, मगर वो तो गैर हो जाते हैं और 2 दिन की आई हुई पराए घर की लड़कियां लाडली हो जाती हैं। बृजमोहन की माँ ने अपना सिलसिला कलाम फिर जारी किया। यूं तो बहू, मेरी बहू में कोई ऐब नहीं, बेचारी हर तरह से मेरी खिदमत करती रहती है, मगर जब मुझे ये ख्याल आता है कि उसने मेरे बृजमोहन को मुझसे छुड़ाकर अपना बना लिया है, जो ये ना आती तो बृजमोहन का और मेरा उसी तरह प्यार कायम रहता, उस वक्त मेरे दिल में आग सी लग जाती है। उसे देखकर मेरी आंखों में खून उतर आता है। क्या बताऊं, मैं अपने दिल को बहुत समझाती हूँ कि दुनिया में घर घर में ऐसा ही होता है। हमारे भी सास ससुर थे, हमने भी उनके साथ ऐसा ही किया जो अब हमारे बहू बेटे हमारे साथ कर रहे हैं, मगर फिर भी ये दिल नहीं मानता। बसंत कुमार की माँ बोली, बहू चाहे कुछ हो, अब वो बात तो होने की नहीं, अब तो वो उसी का हो चुका। हाँ, तुम कुछ ही करो, अब वो तुम्हारा नहीं हो सकता, इसलिए अब दिल को धीरज देना ही ठीक है। बृजमोहन की माँ रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, बहू मैं और कुछ नहीं चाहती, जिसमें वो सुखी रहे वो ही करे। उसे सुखी देखकर मेरा कलेजा ठंडा रहेगा, मगर मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो जितना प्यार मुझसे पहले करता था उससे आधा ही करे।
क्या कहूँ बहू, अब तो कई कई दिन तक वो मेरे पास नहीं आता। बसंत कुमार की माँ ने कहा, अच्छा आज मैं बसंत से कहूंगी, वो बृजमोहन को समझा देगा। देखो उसके समझाने से वो समझ आए तो अच्छा ही है। मोहब्बत और ममता का ऐसा जोड़ा है कि दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं किए जा सकते। जहाँ मोहब्बत है वहाँ ममता है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है अगर उसको अपना बनाकर नहीं रख सकता तो उसे सख्त तकलीफ होती है। और ऐसा ही बैन यही हाल बृजमोहन की माँ का भी था। माँ की मोहब्बत का क्या कहना। ऐसी हालत में बृजमोहन की माँ के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी कि बृजमोहन उसकी तरफ से बेनियाज हो जाए। उसका बायस वो अपनी बहू को ही समझती थी और यही वजह थी कि बेटे की वजह से बहू की तरफ से उसके दिल में सख्त बुग़्ज़ व अनाद पैदा हो गया था। इसी बुग़्ज़ के सबब वो उससे इतना रूखा और नाखुशगवार बर्ताव करती थी। दूसरे दिन बसंत कुमार ने बृजमोहन से मिलकर कहा, भाई बृजमोहन, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। बृजमोहन ने जवाब दिया, फरमाइए क्या कहते हैं। बसंत कुमार, मैंने सुना है कि तुम अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करने लगे हो। बृजमोहन चौंक कर बोला, बुरा सलूक? बसंत कुमार, हाँ बुरा सलूक। बृजमोहन, ये तुमसे किसने कहा? बसंत कुमार, किसी ने कहा हो, मगर है बात बिल्कुल ठीक। बृजमोहन, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने क्या बुरा सलूक किया है, बल्कि सच पूछो तो वही बुरा सलूक करने लगी हैं। बसंत कुमार, तुम जैसा मोहब्बत का सलूक अपनी माँ के साथ शादी से पेशतर करते थे वैसा अब नहीं करते। ये कहकर बसंत कुमार ने उसका अपनी माँ के साथ शादी से पेशतर और बाद का सलूक जैसा उसने अपनी माँ की जुबानी सुन रखा था बृजमोहन से बयान किया। बृजमोहन सब सुनकर मुस्कुराया। बसंत कुमार बोला, क्यों ये बात ठीक है? बृजमोहन, ठीक तो है, मगर मैं इसे नारवा सलूक नहीं समझता। ये ठीक है कि पहले मैं उनकी तरफ अपनी मोहब्बत का इजहार कोलो फेल के जरिए करता रहता था, मगर अब ऐसा नहीं करता। इसका सबब आप दरियाफ्त करें तो मैं ये बताऊंगा कि पहले मेरी तबीयत में लड़कपन था, अब वो लड़कपन नहीं रहा। मुझे अब इस किस्म का सलूक करते शर्म सी महसूस होती है। इस शर्म का सबब मेरा शादीशुदा होना है। जब से मेरी बीवी आई है उस वक्त से माँ के सामने जाने में भी मुझे शर्म सी महसूस होती है। आपकी शादी नहीं हुई, इसीलिए आपको इस बात का एहसास नहीं हो सकता। जब शादी हो जाएगी तब समझोगे कि मेरी बात में किस कदर सदाकत है। बाकी रही दिल की बात, सो मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत और ताज़ीम में ज़रा भी कमी नहीं आई। बसंत कुमार, भाई मैं शादीशुदा ज़िंदगी के मुतल्लिक़ कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इससे नाफाकिफ़ हूँ। अलबत्ता इस कदर ज़रूर कहूँगा कि इंसानी खसलत सिर्फ जज्बात के दिल में रहने से ही मुतमईन नहीं होती। जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसके लिए अगर अपनी मोहब्बत को अपने सीने में ही छुपाए रखो, उस पर अपने बर्ताव से उस मोहब्बत का इजहार ना करो, तो वो कभी तुम्हारी मोहब्बत से आगाह नहीं हो सकता। वो तो तुम्हारी मोहब्बत की मिकदार से उसी वक्त बाखबर होगा जब तुम अपने बर्ताव के ज़रिए से उस पर जाहिर करोगे। फ़र्ज़ कर लो तुम किसी शख्स से मोहब्बत करते हो, अगर उसे तुम्हारी दिली मोहब्बत का हाल मालूम भी हो जाए तब भी वो मुतमईन नहीं हो सकता, क्योंकि दिल में महदूद मोहब्बत एक कटोरे में भरे हुए पानी की मानंद है। कटोरे में भरा हुआ पानी नज़र तो आता है, मगर उसे सिर्फ देखने से ही प्यास नहीं बुझ सकती। प्यास तभी बुझेगी जब वो पीने के लिए दिया जाए। बृजमोहन, ये बात ठीक है, मैं इससे इख्तिलाफ नहीं करता, मगर मैं समझता हूँ कि ये माता जी की जहालत और उनकी खसलत निस्वानी है कि वो एक ज़रा सी बात को इस कदर अहमियत दे रही हैं। बसंत कुमार, खैर तुम्हारी मर्जी, जो मुनासिब समझो करो, मुझे जो कुछ कहना था कह चुका। बृजमोहन ने बसंत कुमार की बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। उसने इन बातों को बिल्कुल लायानी समझा। वो ख्याल करता था कि उसकी माँ ने ही अनपढ़ होने और बहू मनोरमा से बुग़्ज़ रखने के सबब ये फसाद बर्पा किया है। उसे माँ के घर बार की बातों को दूसरों से कहकर उनसे इमदाद के तालब होने के काम पर बहुत गुस्सा आया। उसने ये सब बातें मनोरमा से कहीं। मनोरमा ने भी सास के इस फेल को बहुत बुरा समझा और शोहर को उसके खिलाफ खूब भड़काया। नतीजा ये हुआ कि गांठ सुलझने के बजाय और ज़्यादा उलझ गई। इंसान खुदगर्जी का पुतला है, वो दूसरों के दिल की, दूसरों के जज्बात की उस वक्त तक कुछ भी परवाह नहीं करता जब तक अपने दिल पर चोट ना लगे। उसने अपनी माँ की मोहब्बत की गहराई को ना देखा, उसकी साफ दिली को ना समझा। उसने उसे सिर्फ एक अनपढ़ और जाहिल औरत समझा और उसी रोज से और भी रूखा बर्ताव करने लगा। इधर बृजमोहन की माँ भी अनपढ़ थी। उसने भी थप्पड़ का जवाब घोंसे से देना शुरू किया। इसमें कलाम नहीं कि वो बृजमोहन के रूखे बर्ताव से दुखी होकर तन्हाई में घंटों रोया करती थी, मगर उसे अपने दिल पर इस कदर इख्तियार ना था कि अपने बर्ताव को ठीक रखती। जब बात निकलती थी तो एक की चार सुनाती थी। उमूमन झगड़ा उसी की तरफ से शुरू होता था। शाम का वक्त था। मनोरमा ने नहाकर गलती से सास की धोती पहन ली। सास ने भी कुछ देर के बाद गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद जब धोती की ज़रूरत पड़ी तब मालूम हुआ कि उसकी धोती बहू रानी ने पहन ली है। बस फिर क्या था,
उसका गुस्सा उबल पड़ा। चीख कर बोली, देखो तो रांड की बातें, मेरे कपड़े छीनने की घात में है। सास की तरफ से शोहर की बेपरवाही देखकर मनोरमा की हिम्मत दोबाला हो गई थी। चुनाचे उसने भी जवाब दिया, जरा सोच समझ कर बात कहा करो। क्यों बुढ़ापे में अपनी मिट्टी खराब कराने के दर पे हुई हो? हमारा ही दिया खाती पहनती हो और हम ही तुम्हारे कपड़े छीनने की घात में हैं। कहते शर्म भी तो नहीं आती। देखो ना, जैसे बाप के घर से कपड़ों के थान आते हैं। हमें जो रांड कहे वो इस जन्म में तो रांड ही है। राम करे 7 जन्मों तक रांड रहे। मनोरमा की ये बात सुनी तो सास के सर पर गुस्सा का भूत सवार हो गया। उसने जो मुंह में आया बकना शुरू कर दिया। मनोरमा जब उसकी बातों का जवाब ना दे सकी तो बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर के बाद बृजमोहन आ गया। मनोरमा ने रो रो कर उससे सब हाल बयान किया। बृजमोहन उसी वक्त गुस्से में भरा हुआ माँ के पास पहुंचा और बोला, क्यों माँ, तुमने उसे रांड क्यों कहा? माँ ने जवाब दिया, मैंने कहा और 100 बार कहूंगी, जो तेरा जी चाहे तू कर और जो उस रांड का जी चाहे वो करके देख ले। बृजमोहन, तुम इतनी बेवकूफ हो, तुम्हें यह नहीं पता कि उसे रांड कहकर तुम मुझे ही कोस रही हो। माँ, कोसती हो तो फिर? मैं तो कहती हूँ कि जब तेरी अर्थी निकलेगी, जिस रोज उस कलमोही की चूड़ियां फूटेंगी, उस रोज मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। माँ की ये बातें सुनकर बृजमोहन सन्नाटे में आ गया। उसने सोचा, यही मेरी माँ है, इसी की मोहब्बत के राग अलापे जाते हैं। ये माँ नहीं है, डायन है, काली नागिन है। बृजमोहन के दिल में माँ की तरफ से सख्त नफरत पैदा हो गई। उसने कुछ देर तक सोचकर कहा, बस हद हो गई, अब तुम्हारा हमारा गुजारा एक मकान में नहीं हो सकता। माँ ने फौरन जवाब दिया, नहीं हो सकता तो अपना काला मुंह लेकर निकल जा। ये घर मेरे आदमी का है, मैं तो इसे कभी नहीं छोड़ सकती। मुझे जो इस घर से निकलने को कहेगा उसकी अपनी जान एक कर दूंगी। बृजमोहन ने क्रख्त लहजे में कहा, तुम्हारे आदमी का है तो तुम उसे लेकर बैठो। जो मैं अपने बाप का बेटा हूं तो इस घर में आकर कभी थूकूंगा भी नहीं। माँ बोली, और जो मैं भी अपने बाप की बेटी हूं तो तेरे दरवाजे पर कूड़ा फेंकने भी ना चाहूंगी। बृजमोहन को अपनी माँ से अलग हुए 3 महीने हो चुके हैं। इतने दिनों तक दोनों ने अपने अपने अहद को निभाया। बृजमोहन तो माँ को एक तरह से बिल्कुल ही भूल गया, मगर बृजमोहन की माँ अब भी हर रोज पास पड़ोस वालों से बृजमोहन के बारे में पूछ लेती और ये मालूम करके कि वो मज़े से है, इत्मीनान की सांस लेती है। इस दौरान में बृजमोहन की सालगिरह का दिन आ पड़ा। उस रोज़ माँ ने बड़ी खुशियाँ मनाई, ब्राह्मणों को दान वचना दी, अड़ोस पड़ोस की 2-4 औरतों को इकट्ठा करके कुछ गाया बजाया। बाज लोग उसकी कार्रवाई पर हंसते थे कि ये बुढ़िया पागल हो गई है, खुद ही तो पहले लड़ भिड़ कर बेटे से अलग हुई और अब उसकी सालगिरह के मौके पर ढोलक ठनकाती है। बाज़ औक़ात बुढ़िया खलवत में बैठकर सोचा करती कि मैंने नाहक झगड़ा बढ़ाया, मैं खामोश रहती तो बेहतर था, मेरा बृजमोहन मेरी आंखों की ओट ना होता। हाय, मैंने उसे कैसी कैसी कड़ी बातें कही हैं, मैंने उसे कोसा है। भगवान, उस वक्त मेरी जीभ क्यों ना जल गई, राम करे उसे कोसा हुआ मुझे लग जाए। ऐसी ऐसी बातें सोचकर बुढ़िया घंटों बैठी रोया करती और बिलाखर ये कहकर दिल को तसल्ली देती कि चाहे वो कहीं रहे, ईश्वर उसे दूध पूत से सुखी रखें। एक रोज़ हमसाये ने आकर कहा, 3 दिन से बृजमोहन को तेज़ बुखार है, बेहोश पड़ा है। इतना सुनते ही बुढ़िया के पांव तले से ज़मीन निकल गई। उसने घबराकर कहा, देखो, इस कलमोही ने मुझे खबर तक ना की, उसने तो मेरे बृजमोहन का दिल खराब कर दिया। नहीं तो उसका ऐसा अच्छा स्वभाव है कि वैसे स्वभाव का आदमी दिया लेकर ढूंढो तब भी ना मिलेगा। बृजमोहन की माँ उसी वक्त बृजमोहन के घर पहुंची। बृजमोहन ने माँ को देखा मगर कुछ बोला नहीं। बृजमोहन का बुखार बढ़ता गया, वो 1 माह के करीब बीमार रहा। बुढ़िया ने टहल खिदमत में जान लड़ा दी। हत्तल वसा मनोरमा को अलग रखने की कोशिश करती रही। माँ रात रात भर बैठी पंखा झूलती रहती, वक्त पर दूध देती, वक्त पर परहेजी गज़ा खिलाती। बुखार कम होने पर एक रोज़ रात के 2 बजे बृजमोहन को अच्छी तरह होश आया। उसने इधर उधर देखा, उसके सरहाने उसकी माँ बैठी पंखा जल रही थी। पास ही एक पलंग पर मनोरमा पड़ी सो रही थी। नींद के मारे बुढ़िया की आंखें बंद हुई जाती थीं, मगर वो बदस्तूर अपने काम में लगी हुई थी। बृजमोहन को इधर उधर तकते देखा तो माँ का चेहरा खिल उठा। उसने पूछा, क्यों बेटा, कैसी तबीयत है? क्यों बेटा, कैसी तबीयत है? ये अल्फाज थे तो मामूली, मगर माँ के मुंह से निकले हुए इन अल्फाज में खुदा मालूम कितनी मोहब्बत की सरगुज़श्त पिन्हा थी। बृजमोहन की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने माँ कहकर माँ के गले के गिर्द अपनी बाहें डाल दी।